A very good morning to all of you. So today we are going to start protein synthesis in eukaryotes. Okay. In the last lecture we have discussed about different types of amino acids and the different codons which code for different amino acids and about the ribosomes and about the mRNA, rRNA and tRNA. Okay, so today we are going to start the main process, that is the protein synthesis. So protein synthesis means the synthesis of synthesis of protein. So I already told you about that protein is a polymer of amino acids, amino acids, or simply we can say that it's a long chain of amino acids. So the process of protein synthesis is completed into three stages. The first is the initiation, then elongation, and the third is the termination. So these process occurs both in prokaryotes and eukaryotes, the initiation, elongation and the termination. So first of all, uh, we will look initiation. So in the initiation process, the ribosome and tRNA binds to the mRNA along with the amino acid and form a complex, that is the pre-initiation complex. I will draw a diagram and I will explain you one by one what actually happens. So this is our ribosome with two initiation factors, initiation factor 1A and initiation factor 3 with 40S subunit. So it's our ribosome and this is a smaller subunit, that is a 40S subunit, and along with this 40 subunit there are two initiation factor. I have written that is EIFIA A 1A and second is EIF3. So these are the two initiation factors. So in the protein synthesis, in the step of initiation in protein synthesis, there involves 12 initiation factors, or we can simply call those proteins. तो 12 इनिशिएशन फैक्टर पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, सिर्फ इनिशिएशन प्रोसेस में. ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है. तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में भी इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, बट प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 3 इनिशिएशन फैक्टर्स है, दैट इज इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर
3, बट हम प्रोकैरियोट्स की यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे 12 इनिशिएशन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो जो इनिशिएशन प्रोसेस है वो कराता है। ठीक है, इनिशिएशन में क्या होता है, जो हमारा इनिशिएशन कोडॉन है, दैट इज अ AUG, वो उसका स्कैनिंग होता है। ठीक है, उसको पता लगाते हैं mRNA पे कहाँ प्रेजेंट है। देन उसके बाद वहाँ पे जो हमारा tRNA और हमारा राइबोसोमल सब यूनिट है वो जाके उस इनिशिएशन कोडॉन पे उसको स्कैन करके उसको डिटेक्ट करके वहाँ पे बाइंड हो जाते हैं। फिर वहाँ तक हमारा इनिशिएशन प्रोसेस है। उसके बाद वहाँ से हमारा इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इनिशिएशन प्रोसेस क्या है, दैट इज द फाइंडिंग ऑफ द इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन को फाइंड करना वो हमारा इनिशिएशन प्रोसेस है। ठीक है, तो वो फाइंड करना उसको हम स्कैनिंग भी बोलते हैं। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब तक वो स्कैनिंग नहीं होगा, जब तक वो इनिशिएशन फैक्टर्स ये स्कैनिंग प्रोसेस नहीं करेंगे, जब तक हमको अपना इनिशिएशन जो इनिशिएशन कोडॉन है दैट इज AUG वो नहीं मिलेगा, तब तक हमारा इनिशिएशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो इनिशिएशन प्रोसेस में ये होता है कि जो tRNA है और हमारा राइबोसोमल RNA है, ठीक है, वो दोनों जो सब यूनिट है 40 सब यूनिट, वो जाके हमारे RNA पे बाइंड हो जाते हैं। और उसके बाद RNA पे बाइंड होने के बाद RNA को स्कैन करके हमारा इनिशिएशन कोडॉन को ढूंढते हैं और उस कोडॉन पे जाके वो बाइंड हो जाते हैं। वहाँ तक हमारा इनिशिएशन प्रोसेस है। तो वहाँ तक जाने के लिए हमें फैक्टर्स चाहिए, खुद तो जा नहीं सकते। वो mRNA, जो tRNA है और जो राइबोसोम है, तो उसके लिए वहाँ पे कुछ फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे स्कैनिंग प्रोसेस नहीं होता है, वहाँ पे डायरेक्टली जो mRNA है वो tRNA के साथ बाइंड होगा। जब tRNA और mRNA बाइंड होंगे, देन उसके बाद हमारा जो सॉरी, जब mRNA और राइबोसोम बाइंड होंगे, देन वहाँ पे हमारा tRNA आके उस इनिशिएशन कोडॉन पे बाइंड हो जाता है। यहाँ पे क्या है, पहले tRNA और राइबोसोम बाइंड होते हैं, उसके बाद वो mRNA पे जाके स्कैन करते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वहाँ पे सिर्फ 3 फैक्टर्स यूज होते हैं, दैट इज इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 3। किसमें, ये प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोकैरियोट्स में। बट यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है। यूकैरियोट्स में 12 इनिशिएशन फैक्टर्स है। तो मैंने ई इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ पे यूकैरियोट्स में हो रहा है, इसीलिए थोड़ा उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ई लिखा जाता है। ठीक है, तो इनी यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3। तो जो इनिशिएशन फैक्टर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 है वो 40S सब यूनिट, और जो इनिशिएशन फैक्टर 1 है वो दोनों 40S सब यूनिट के साथ बाइंड होता है। जो इनिशिएशन फैक्टर 3 है वो 40 सब यूनिट और 60S सब यूनिट को बाइंड होने नहीं देता है, उन दोनों को अलग करके रखता है। इसका रोल यहाँ पे। उसके बाद दूसरा है, दैट इज द इनिशिएशन फैक्टर 2। ये जो इनिशिएशन फैक्टर है वो क्या करता है, आपका जो एमाइनो एसाइल tRNA है उसको वो लेके आता है। तो वहां पे और एक इनिशिएशन फैक्टर बाइंड रहता है, दैट इज द इनिशिएशन फैक्टर 2। ठीक है, तो ये इनिशिएशन फैक्टर 2 क्या करता है, इनिशिएशन फैक्टर 2 जो इनिशिएटर tRNA है, इनिशिएटर एमाइनो एसाइल tRNA है, एमाइनो एसाइल tRNA है, उसको लेके आता है कहाँ पे, राइबोसोम के पास, दैट इज 40S राइबोसोम के पास। ठीक है, तो ये हमेशा GTP फॉर्म में रहता है। GTP फॉर्म में ये इनिशिएटर एमाइनो एसाइल tRNA को 40S राइबोसोम के पास लेके आ सकता है। अगर वो GTP फॉर्म में चला गया तो वो इनएक्टिवेट हो जाएगा और वो इनिशिएटर tRNA को वहाँ पे ला नहीं पाता है। तो इसका GTP फॉर्म में होना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए EIF2 GTP मैंने यहाँ पे लिखा है, ताकि वो, क्योंकि सिर्फ GTP फॉर्म में ही वो इनिशिएटर tRNA को वहाँ पे ले सकता है। ठीक है, तो इनिशिएटर एमाइनो एसाइल tRNA थोड़ा सा डिफरेंट रहता है किसके बरक्स। ये जो
इलोंगेशन टीआरएनए उनके बरक्स, ठीक है। तो क्या डिफरेंस रहता है, तो सबसे पहले एक यहाँ पे बॉन्ड रहता है, दैट इज द C1 और A72 के बीच में एक बॉन्ड रहता है, वो वहाँ पे नहीं होता है। बाकी दूसरे टीआरएनएस में वो बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, दैट इज C1 और एडेनिन 72 एक ये रहता है किसमें, जो आर्म्स है वहाँ पे एक्सेप्टर आर्म्स में, ये एक डिफरेंस रहता है। और दूसरा यहाँ पे बनाता हूँ मैं आपको, दिस इज 3' एंड ACCA, तो दिस इज द A72 और यहाँ पे आपका मिथाइनिन प्रेजेंट रहता है एंड दिस इज द 5 आर्म, तो वहाँ पे साइटोसिन रहता है 1 नंबर पे, ठीक है। तो इस साइटोसिन और इस एडेनिन के बीच में बॉन्ड नहीं होता है, किसमें, जो इनिशिएटर टीआरएनए है। बाकी जितने भी टीआरएनए है वहाँ पे ये बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। और दूसरा है जो एंटी कोडॉन लूप है, वहाँ पे 3GC बेस पेयर प्रेजेंट रहता है, 3GC बेस पेयरिंग कहाँ पे, ये जो एंटी कोडॉन लूप है यहाँ पे CCC और GGG, तो ये दोनों चीज़ें इसमें प्रेजेंट रहते हैं। एक तो ये कौन सा, दैट इज द इनिशिएटर अमीनो एसिड टीआरएनए में AC1 और A72 के बीच में बॉन्ड नहीं होता है। बाकी दूसरे टीआरएनएस में ये बॉन्ड रहता है। और दूसरा जो ये जो एंटी कोडॉन लूप है वहाँ पे 3 GC बेस पेयर्स रहते हैं, ठीक है। 3 GC बेस पेयरिंग, दैट इज GGG CCC, ठीक है। तो ये जो बेस पेयरिंग वो इम्पोर्टेंट है किसके लिए, क्योंकि जो इनिशिएटर अमीनो एसिड है वो हमेशा पी साइड पे एंटर होगा। बाकी जितने भी अमीनो एसाइल टीआरएनए है वो हमेशा ए साइड में एंटर होगा। सिर्फ ये जो इनिशिएटर अमीनो एसाइल है वो ए साइड में एंटर होता है। अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, तो जब आप राइबोसोम्स का देखोगे, जो लार्ज सब यूनिट है और जो स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। जो लार्ज सब यूनिट में 3 साइड्स रहते हैं, ए साइड, पी साइड और ई साइड, ठीक है। दिस इज द ई साइड, दिस इज द पी साइड और दिस इज द ए साइड, ठीक है। तो ए साइड में हमेशा नया टीआरएनए एंटर होता है, ठीक है। पी साइड में क्या होता है, पी साइड में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, इसलिए इसको पेप्टाइल साइड बोलते हैं। और ई साइड में एग्जिट साइड, ठीक है। जब बॉन्ड फॉर्म हुआ, जो एमाइनो एसाइल से अमीनो एसिड हट गया, तो वो यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद वहां से वो एग्जिट करता है, ठीक है। तो जितने भी इलोंगेशन प्रोसेस में अमीनो एसाइल टीआरएनए यूज होते हैं वो हमेशा ए साइड में एंटर होंगे, ठीक है। सिर्फ ये जो इनिशिएटर अमीनो एसाइल टीआरएनए है वो पी साइड में एंटर होता है। तो इसीलिए ये जो 3 GC बेस पेयरिंग है वो इसको हेल्प करता है किसमें, पी साइड में एंटर होने के लिए, नॉट इन द ए साइड, ठीक है। तो ये एक इसमें इसकी स्पेशलिटी है। और दूसरा ये जो 5C और C1 और A72 के बीच में जो बॉन्ड है वो नहीं होता है किसमें, इनिशिएटर टीआरएनए में। तो ये जो ये बॉन्ड नहीं होता है C1 और A72 के बीच में, ये क्या है करता है, ये हेल्प करता है मेनली इलोंगेशन फैक्टर 2 के साथ, इनिशिएशन फैक्टर 2 के साथ इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। क्योंकि इनिशिएशन, जो पहला इनिशिएटर टीआरएनए है उसको सिर्फ इनिशिएशन फैक्टर 2 लेके आता है। बाकी जो इलोंगेशन प्रोसेस में जो भी अमीनो एसिड टीआरएनए है उनको इनिशिएशन फैक्टर 1 अल्फा लेके आता, इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि इनिशिएशन फैक्टर 2 इसको लेके आता है, और इसके लिए ये जो बॉन्ड नहीं है वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये पी साइड में एंटर होता है, इसीलिए यहाँ पे 3 GC बेस पेयरिंग होता है। तो ये एक डिफरेंस है किसमें, इनिशिएटर अमीनो एसिड टीआरएनए में और बाकी जो इलोंगेशन फैक्टर्स में जो टीआरएनए यूज होते हैं उसमें, ठीक है। और दूसरा, अगर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करेंगे, तो प्रोकैरियोट्स में हमेशा जो इनिशिएशन अमीनो एसिड है, इनिशिएटर अमीनो एसिड है, वो कौन सा होता है, मिथाइनिन होता है,
मिथाइनिन होता है, ठीक है। बट अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे फॉर्मल मिथाइनिन होता है, ठीक है। वहाँ पे जो मिथाइनिन है उसका फॉर्माइलेशन हो जाता है। तो ये एक डिफरेंस है किसमें, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में मिथाइनिन सिंपल, और प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, फॉर्मल मिथाइनिन यूज होगा। सो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो जो हमारा इनिशिएशन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले क्या होता है, जो इनिशिएटर टीआरएनए है, इनिशिएटर टीआरएनए उसको लेके आता है कौन, EIF2, दैट इज यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, और EIF3 और EIFA तो जब EIF2 और ये जो टीआरएनए है वो बाइंड होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इज द टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। टर्नरी कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, टर्नरी कॉम्प्लेक्स, दैट इज EIF2 प्लस GTP प्लस एमाइनो एसाइल टीआरएनए, इनिशिएटर एमाइनो एसाइल टीआरएनए, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्नरी कॉम्प्लेक्स। तो ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स अब बाइंड होगा किसके साथ, इस 40S राइबोसोम के साथ। जब ये दोनों बाइंड होते हैं सो दे विल फॉर्म अ 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जब तीनों बाइंड हो जाएंगे, ठीक है, दैट इज द टर्नरी कॉम्प्लेक्स प्लस EIF3 प्लस 40S सब यूनिट, तो वहाँ पे वो क्या फॉर्म करते हैं, 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स फिर क्या करता है, अब तो ये हो गया हमारा 40S और इनिशिएटर आरएनए की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो इनिशिएशन फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, एमआरएनए की। तो एमआरएनए में भी कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि इनिशिएशन फैक्टर 4F, ठीक है। ये जो इनिशिएशन फैक्टर 4F है, इट बाइंड्स टू द mRNA, so it is a trimeric heterotrimer. It consists of 3 subunits, that is the initiation factor F4G, initiation factor F4E and initiation factor F4A, ठीक है। तो ये initiation factor 4G है, it act as a scaffold protein which links other components of the initiation complex, ठीक है। तो ये जो initiation factor 4G है, it act as a scaffold protein जो क्या करता है, हेल्प करता है दूसरे इनिशिएशन फैक्टर्स को के इंटरेक्शन में, ठीक है। अगर हम EIF4E की बात करेंगे, ठीक है, तो EIF4E it is also called cap binding protein, कैप बाइंडिंग प्रोटीन। तो जब आप आपने ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ा होगा, दैट इज आरएनए सिंथेसिस। तो आरएनए सिंथेसिस में जब आरएनए प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, उसमें आपने 5 प्राइम कैपिंग सुना होगा, पॉली एडिनाइलेशन सुना होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो आरएनए है उसका जो 5 प्राइम साइट है वहाँ पे मिथाइलेशन हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 5 प्राइम कैपिंग बोलते हैं, 5 प्राइम कैपिंग बोलते हैं। और जो 3 प्राइम साइट है वहाँ पे क्या होता है, पॉली एडिनाइलेशन हो जाता है, पॉली एडिनाइलेशन, दैट इज एडिशन ऑफ ए
एडेनिन वहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीएडिनाइलेशन। तो यहाँ पे जो हमने इनिशिएशन फैक्टर का नाम लिया, दैट इज द इनिशिएशन फैक्टर 4E। तो ये क्या है, इट्स ए कैप बाइंडिंग प्रोटीन, दैट इज कैप बाइंडिंग मीन्स इसको क्या बोलते हैं, 5 प्राइम कैपिंग। तो ये यहाँ पे बाइंड होता होगा, कहाँ पे, जो 5 प्राइम कैप पे वहाँ पे बाइंड होता होगा, इसीलिए इसको नाम क्या दिया है, कैप बाइंडिंग प्रोटीन। सो दिस कैप बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड्स द 5 प्राइम कैप। तो यहाँ पे ये कहाँ बाइंड होगा, 5 प्राइम कैप जहाँ पे मिथाइलेशन हुआ है वहाँ पे वो जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद जो तीसरा हमारा है, दैट इज द EIF4A है, EIF4A, इट एक्ट एज अ हेलिकेज, ठीक है, ये हेलिकेज की तरह काम करता है। हेलिकेज जो डबल स्ट्रैंड जहाँ पे भी फॉर्म होगा उसको ओपन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो EIF4A का रोल है वो क्या है, सो इट ओपन्स द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय दिस mRNA। तो mRNA अगर उसने कहीं पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स फॉर्म किए होंगे इस तरीके से, लाइक रोज पेन या इस तरह, तो वो उसको ओपन करता है ताकि वहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो प्रॉपरली हो सके और प्रॉपरली जितने भी कोड्स है उसको रीड कर सके। तो ये जो EI4 का काम क्या है, इट्स ए हेलिकेज, इट अनवाइंड्स द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द mRNA, ठीक है। सो उसके बाद subsequently factors EI4B and EI4H complex join the 443S pre-initiation complex। तो अब देखो ये सब आपने देखा, इनिशिएशन कम्प्लेक्स है, ठीक है, ये इनिशिएशन कम्प्लेक्स है, दिस इज द राइबोसोम अलोंग विद द EI43, ये हमारा RNA है, tRNA है, ठीक है, अलोंग विद द इनिशिएशन फैक्टर 2। देन उसके बाद हमारा mRNA है जिसपे खुद 3 फैक्टर्स प्रेजेंट है, दैट इज द EI4G, 4E एंड 4A। तो यहाँ से हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो, हमने ये तीनों देख लिया, ठीक है, अब यहाँ से हमारा इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होता है अब हम देखेंगे। तो ये याद रखना, 43S इनिशिएशन कम्प्लेक्स किससे बनता है, एक तो टर्नरी कम्प्लेक्स है जिसमें EIF2 GTP और अमीनो एसिड tRNA है, और दूसरा ये जो EI3 और 40S सब यूनिट है। तो मैं ये भी मिटा देता हूँ ताकि अच्छे से पूरा डायग्राम बना सकूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, EIF1A एंड EIF3 binds to the 40S राइबोसोमल यूनिट, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ आपको, अभी जो बनाया था, दिस इज द राइबोसोम। तो यहाँ पे हमारे जो इनिशिएशन फैक्टर्स है वो बाइंड होंगे, दिस इज द EIF3 और दिस इज द EIF1A, देन एंड दूसरा कौन सा है, दैट इज द EIF2 प्लस GTP प्लस अमीनो एसिड tRNA। तो ये इसके साथ बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद दे विल फॉर्म EIF2 GTP, they will form a 43S pre-initiation complex, 43S pre-initiation complex, ठीक है। तो ये प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो मैं यहाँ पे से दिखाता हूँ आपको, दिस इज द राइबोसोम, इज द, इसको अलग डायग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूँ। मिथाइनिन,
यहाँ पे हमारा दैट इज द EF2, देन GTP, EF2 GTP। तो यहाँ पे और एक फैक्टर भी बाइंड होता है, दैट इज द इनिशिएशन फैक्टर F1। F1 भी यहाँ पे ऐड हो जाता है, इनिशिएशन फैक्टर F1। यहाँ पे हमारा मिथाइनिल tRNA मिथाइनिन है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म हुआ 43S प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स। देन जो हमारा mRNA है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय 5 प्राइम 3 प्राइम। हमेशा याद रखना, प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर इनटू 5 to 3 डायरेक्शन, 5 to 3 डायरेक्शन। आरएनए का भी वैसे है 5 to 3 डायरेक्शन, और रेप्लिकेशन का भी वैसे है, दैट इज अ 5 to 3 डायरेक्शन। ट्रांसक्रिप्शन का भी 5 to 3 डायरेक्शन, और ट्रांसलेशन का भी 5 to 3 डायरेक्शन। तो मेनली जो 3 साइट है वहाँ पे क्या होगा, पोली ए साइट, और यहाँ पे क्या होगा, दैट इज द मिथाइलेटेड जी साइट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, 5 प्राइम कैप साइट बोलते हैं एमआरएनए का। तो जो इनिशिएशन फैक्टर है, दैट इज द 5 प्राइम कैप इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनिशिएशन फैक्टर 4 ग्रुप्स ऑफ फैक्टर, दैट इज, सबसे पहले मैंने आपको बताया था 4E, 4G और 4A। सो मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशिएशन फैक्टर 4G, इनिशिएशन फैक्टर 4A, इनिशिएशन फैक्टर 4E, ठीक है। तो ये 3 जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे ऐड होते हैं मेनली mRNA को। तो अगर हम देखेंगे, सो जो इनिशिएशन फैक्टर 4E है, इट रिकॉग्नाइज द 5 प्राइम कैप ऑफ mRNA। जो 5 प्राइम कैप है mRNA का, वो रिकॉग्नाइज कौन करता है, इनिशिएशन फैक्टर 4E। जो ये 4E है वो रिकॉग्नाइज करता है, विच फॉर्म्स ए कम्प्लेक्स विथ इनिशिएशन फैक्टर 4A एंड 4G, विच फॉर्म्स ए कम्प्लेक्स विथ 4G एंड 4A। मैंने आपको 4A का बताया, 4A इज ए हेलिकेज विच रिमूव्स द secondary structures formed on the 5 prime cap। एंड इनिशिएशन फैक्टर 4G दो क्या करता है, जो मेनली बहुत सारे बाइंडिंग्स प्रोटीन के साथ एज ए स्कैफोल्ड प्रोटीन वो एक्ट करता है, और प्रोटीन्स के इंटरेक्शन में वो हेल्प करता है, ठीक है। सो ये जो 4G है,
वो एक दूसरे प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, दैट इज़ द PABB, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। उसके साथ बाइंड होके वो 3 प्राइम कैप के साथ भी इंटरेक्शन शो करता है, ठीक है। जिसकी वजह से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ये 4 ग्रुप ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स है वो 5 प्राइम कैप के साथ भी इंटरेक्ट करता है और 3 प्राइम कैप के साथ भी इंटरेक्ट करता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे एक यू टर्न या ऐसा हम राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है किसका, mRNA का, जिससे जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में एक ईज हो जाता है। सो तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स हैं वो दोनों कैप्स को, दोनों एंड्स को रिकॉग्नाइज करता है, 5 प्राइम कैप को भी और 3 प्राइम एंड को भी, ठीक है। जिससे क्या होता है, विच अकाउंट्स फॉर द स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ पॉली एडिनाइलेशन ऑन द ट्रांसलेशन, जिससे जो पॉली एडिनाइलेशन है उसका एक बेनिफिट एडवांटेज यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो दिस इनिशिएशन फैक्टर दैट इज द 4E and 4G in association with 4A and 4B then brings the mRNA to 40S ribosome unit with initiation factor 4G interacting with initiation factor I3, ठीक है। उसके बाद ये जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं दैट इज़ द 4G 4A 4B, ये इस mRNA को कहाँ लेके आता है, इस 40S राइबोसोम जो यहाँ पे हमारा प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था उसके पास लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ आपको, उसके बाद फिर समझाऊंगा। ये इनिशिएशन फैक्टर्स आपको याद रखने हैं ताकि आपको एग्जाम में लिखना भी होगा ये इनिशिएशन फैक्टर्स के बारे में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशिएशन फैक्टर 4E 4G, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इन एसोसिएशन विथ 4A एंड 4B brings this mRNA to the pre-initiation complex when where 4G will interact with the uh, initiation factor 3। उसके बाद जब ये कम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, यहाँ पे मैं पूरा डायग्राम टोटली बना नहीं सकता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये सब यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो mRNA है वो स्कैन करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ हमारे इनिशिएशन कोडन AUG। सो दिस इज आवर इनिशिएशन कोडन। अब यहाँ पे हमारे tRNA भी है, tRNA के पास कौन सा कोडन होगा, इसका अगेंस्ट होगा, दैट इज द UAC। दिस इज द एंटी कोडन जो हमारे tRNA पे प्रेजेंट है, ठीक है, एंटी कोडन लूप पे, दैट इज द मिथाइनिन। तो अब ये इसको कोड करता है, अब इसको स्कैन करता है, अभी जो यहाँ पे कम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, ठीक है, जो इसको जो इनिशिएशन कम्प्लेक्स है, हमारे यहाँ पे इनिशिएशन कम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म हुआ है, देन दे स्टार्ट्स टू स्कैन दिस mRNA, ठीक है, until द इनिशिएशन कोडॉन इज फाउंड। जब तक ये इनिशिएशन कोडॉन यहाँ उनको मिलता नहीं है तब तक ये mRNA को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, ठीक है। तो एक स्पेशल दो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि यहाँ तो बहुत सारे AUG हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ बीच में भी AUG हो सकता है, क्या पता उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। तो
इस AUG के आसपास एक सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है जो मेनली बताता है कि ये जो AUG है वो क्या है, इनिशिएशन कोडॉन है। तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, कोजेक सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो वैसा ही एक सीक्वेंस प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, शाइन डलगारो सीक्वेंस बोलते हैं। वो मेनली कहाँ पे होता है, मेनली जो राइबोसोमल आरएनए है वहाँ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो वो शाइन डलगारो सीक्वेंस के साथ एमआरएनए क्या करता है, कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करता है। बट यहाँ पे हमारा ऐसा कोई शाइन डलगारो सीक्वेंस नहीं है, बट उसके जैसा एक सीक्वेंस यहाँ प्रेजेंट रहता है, कोजेक सीक्वेंस। तो वो कोजेक सीक्वेंस मेनली प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, हमारा जो इनिशिएशन कोडॉन रहता है, दैट इज द AUG, उसके आसपास प्रेजेंट रहता है, जिससे इस इनिशिएशन जो फैक्टर्स है या इनिशिएशन कम्प्लेक्स है उनको पता चल जाता है कि ये AUG है, इट इज़ द स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, बाकी दूसरा कोई सेंटर में से कोई AUG को वो एज स्टार्ट कोडॉन यूज़ नहीं करता है, बल्कि इस सीक्वेंस की वजह से उनको पता चलता है कि यहाँ से हमारा स्टार्ट कोडॉन क्या है, स्टार्ट है, दिस AUG इज आवर इनिशिएशन कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन। तो अगर हम कोजेक सीक्वेंस की बात करेंगे तो कोजेक सीक्वेंस में मेनली आता है आपको 5 to 3 प्राइम, वहाँ पे एक सीक्वेंस आता है, दैट इज द ACC AUG, दिस इज आवर कोजेक सीक्वेंस। तो उसके बेसिस पे पता चलता है कि ये जो AUG है ये इनिशिएशन कोडॉन है कि नहीं है। तो हमने बताया आपको कि ये जो हमारा इनिशिएशन कम्प्लेक्स जो फॉर्म हुआ है यहाँ पे, तो वो इसको पूरा स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद जब AUG पे पहुंचेगा देन वहाँ पे वो रुक जाता है। ठीक है, और जो इनिशिएशन फैक्टर ये इसको स्कैन करता है। अब इसके स्कैनिंग में हेल्प करता है कौन, जो इलोंगेशन फैक्टर से, दैट इज द EIF1A और EIF1। ये जो इनिशिएशन फैक्टर से इसको ट्रांसलोकेट करने में या इसके जो स्कैनिंग है प्रोसेस है उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, इसको हम लाइसेंसिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसको हेल्प करता है। और जैसे ही यहाँ इस कोडॉन पे पहुंचेगा हमारा जो ये फैक्टर्स है जो भी यहाँ पे है, ठीक है, जो इनिशिएशन फैक्टर्स यहाँ पे प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स या इनिशिएशन कम्प्लेक्स है, जैसे उन्होंने इसको कोड किया यहाँ पे एंटी कोडॉन, कोडॉन लूप या स्टार्ट कोडॉन उनको मिल गया, तो क्या होगा, तो वहाँ पे और एक इनिशिएशन फैक्टर वहाँ पे ऐड होता है, दैट इज द इनिशिएशन फैक्टर 5। ठीक है, तो ये इनिशिएशन फैक्टर 5 वहाँ पे बाइंड होगा। इनिशिएशन फैक्टर 5 क्या करता है, so this initiation factor 5 causes the hydrolysis of the GTP of EF2। ये IF5 क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है किसका, EIF2 का। ठीक है, जो किस फॉर्म में था, GTP फॉर्म में था, अब वो GDP फॉर्म में आ जाएगा, GDP फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये EIF2 और जो ये EIF3 है वहाँ से निकल जाएंगे, EIF2 और EIF3। ठीक है, ये दोनों उस कॉम्प्लेक्स से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ में बाकी जो इनिशिएशन फैक्टर्स है वो भी वहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अभी जो इलोंगेशन मैंने आपको बताया स्कैनिंग प्रोसेस है, इट्स अ एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो वहाँ पे ATP यूज़ होता है। ठीक है, ATP यूज़ करता है, फिर वो उसको स्कैन करता है। ठीक है, तो वहाँ पे ATP यूज़ होगा। देन यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे ही EIF2 इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पे बाइंड होगा, तो वहाँ पे जो हमारा इनिशिएशन फैक्टर्स थे जैसे EIF2, EIFE, EIF4, 5, वो सब वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। और जो 60S सब यूनिट है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, AUG, दिस इज आवर इनिशिएशन प्रोटीन। ठीक है, सो दिस इज आवर 40S सब यूनिट। तो जैसे ये सब रिमूव हो जाएंगे वहाँ पे हमारा 60S सब यूनिट पे आके बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इनिशिएशन कम्प्लेक्स, इनिशिएशन जो प्रोसेस है वो ख़त्म होता है। ठीक है, अब ये EIF3 फिर से कब बाइंड होगा, जब फिर से ये इनिशिएशन कम्प्लेक्स जो ये प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। देन फिर से ये EIF3 40S राइबोसोम पे बाइंड होगा, उसको अलग फिर वो 60S से बाइंड होने से इसको फिर से रोकेगा। तो यहाँ पे आप ये याद रखो कि जैसे ही EIF5 वहाँ बाइंड होगा, EIF5 हाइड्रोलिसिस करता है किसका, EIF2 का। EIF2 का हाइड्रोलिसिस हुआ
तो ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स उन्होंने फॉर्म किया था वो सब वहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। हटने के बाद जो 60S राइबोसोम है, सिक्स जो लार्ज सब यूनिट है, इट विल बाइंड्स विद द 40S राइबोसोम, यहाँ पे वो बाइंड हो जाएगा और यहाँ पे आपका इनिशिएशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इलोंगेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इलेक्टर से वहाँ से वो रिमूव हो जाता है। अब आप देखेंगे कैसे रिमूव होता है।